देखिए 2022 के चुनाव में अभी 7-8 महीने बाकी हैं, तो उसके हिसाब से ये है कि हर दल अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। मुस्लिम राजनीति की बात है या मुस्लिम वोटर की बात है, तो मुस्लिम वोटर का एक इतिहास रहा है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देता है। जनरली नहीं देता, बहुत से लोग देते भी होंगे, उनकी अपनी मर्ज़ी है, पर ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं। तो अब जो दल बचते हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है और छोटे अन्य दल हैं। अभी AIMIM भी आ गई है, वो भी इस फील्ड में है, वो भी अपना एक तलाश कर रही है, जगह तलाश कर रही है। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा मुस्लिम समाज का। इसके बाद हो सकता है बहुजन समाज पार्टी, जिससे जैसे उसके प्रत्याशी को उसके हिसाब से मिलेगा, और कांग्रेस को भी वोट मिल सकता है मुस्लिम समाज का। और AIMIM भी कोशिश करेगी कि सपा के जो मुस्लिम कोर इलाके हैं वहाँ पर वो सेंध लगाए, क्योंकि जिस तरह की जो ओवैसी जो वो कर रहे हैं, बयान आ रहे हैं ओवैसी की पार्टी की तरफ से, उसमें ये वो एक निशाना लगा रहे हैं। एक तो निशाना उनका बीजेपी की तरफ है, दूसरा निशाना उनका समाजवादी पार्टी की तरफ है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो सपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा कभी लगता नहीं है कि हो सकता है बीजेपी को हराने के लिए सपा और AIMIM एक साथ हो जाए? देखिए चुनावी राजनीति में तो कुछ भी मुमकिन है, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है उससे ऐसा लगता है कि सपा और AIMIM एक साथ नहीं होंगे। उसका मैं आपको एक एनालिसिस, एक कारण भी बताता हूँ। उसका एक कारण ये है कि समाजवादी पार्टी जिन इलाकों में मजबूत मुस्लिम नेता हैं, उनके पास मुस्लिम नेता जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मजबूत हैं, वहीं से ओवैसी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सपा अपने मुस्लिम नेताओं का टिकट काट के ओवैसी के नेताओं को क्यों टिकट देगी, अगर हम मान भी लें कि गठबंधन की कोई स्थिति बनती भी है तो। दूसरा, अगर मान लीजिए सपा अपनी तरफ से कोई कंप्रोमाइज़ होती है, तो ओवैसी के पास ऐसा क्या है, ओवैसी के पास ऐसा क्या है कि ओवैसी भी सपा को दे देंगे जिससे उनको जीत मिल जाए। बल्कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर ओवैसी सपा के साथ आ जाते हैं, दोनों हाथ मिला लेते हैं, तो हो सकता है जो सेकुलर वोटर्स हैं, जो और गैर जातियां हैं, हिंदू वोटर्स हैं, OBC वोटर्स, वो कट सकते हैं। अच्छा, तो आपकी नज़र में 2022 के इलेक्शन को लेकर के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर चेहरा कौन है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर इस तरह से कहना तो मुश्किल है, लेकिन आज़म खान बहुत सालों से उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता माने गए हैं। आज़म खान से ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसी और मुस्लिम नेता की यहाँ पर नहीं है। और बसपा की सरकार थी तो एक नाम था सिद्दीकी साहब। जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। तो अब तो कांग्रेस में है, तो क्या उनका कुछ प्रभाव है या? सिद्दीकी साहब के पास अपने वोट नहीं है। वो हो सकता है कि डिप्लोमेटिकली पॉपुलर एक नेता होंगे, लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी होगी, लेकिन उनके कहने पर गरीब मुस्लिम समाज वोट नहीं करता है। आज़म खान के बारे में कहा जाता है उनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, अच्छी तरह से भाषण देते हैं, इमोशनल भाषण देते हैं, जिससे जनता जुड़ जाती है। तो मुस्लिम समाज का जुड़ाव आज़म खान से ज़्यादा है। इस लेवल का कोई और नेता मुस्लिम समाज का नज़र नहीं आता है। और जो नेता हैं जिनकी बात शायद आप करना चाहते हैं, वो ओवैसी वगैरह हैं, तो वो बाहर के नेता हैं, वो भी लेकिन बहुत पॉपुलर हैं, उनके भी भाषण वगैरह बहुत चलते हैं। अहमद साहब, उनसे बात करेंगे कि आप अपने ही दल की बात बताएं कि जो 2022 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है मुस्लिम लीडर्स और वोटर को लेकर के? मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से मुस्लिमों का सम्मान किया है। इस बार भी उत्तर प्रदेश में भी वो मुस्लिमों का सम्मान करेगी, चूँकि 19.5% होने के बाद भी वो अभी मर्तबा, मतलब ये जो कह सकते हैं कि अहमियत उनको जो दी जानी चाहिए थी, वो पिछले 32 सालों में नहीं मिली है। मुस्लिम समाज आज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई हम 18% माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात की थी, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद इसको भुला दिया। इसके बाद जो मुस्लिम समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी है जो हर मुद्दे पे स्टैंड लेती है। को लेकर के बहुत पॉलिटिक्स गर्म है इस समय यूपी की, तो क्या जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात हो सकती है क्या? ये तो शीर्ष नेतृत्व का वो तय करेगी। आपका अगर व्यक्तिगत राय ली जाए तो क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? बिल्कुल, हमें मिलना चाहिए हमारा जो हक है। 19.5% होने के बावजूद हम लगातार सिर्फ एक वोटर बन के रह गए हैं। हमें चाहिए कि हमें सम्मान मिले। उप मुख्यमंत्री अगर हमारा बनता है तो एक समाज को एक उसे लगेगा कि हम सशक्त हो सकते हैं, या कोई नीति जो हमारे लिए बन सकती है उस पर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उसको मिलेगा। इसको क्या लगता है कितने प्रतिशत वोट जो है कांग्रेस की हो जाएंगे मुस्लिम? मैं तो दावा करूंगा कि मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि वो आज़म खान के मुद्दे पे भी उसका स्टैंड साफ है। सपा ने उस पर ज़्यादा कुछ बात ही नहीं की, यहाँ तक कि
मीडिया में अगर कोई बयान भी नहीं दिया, ना ही आंदोलन किया, इसमें मुस्लिम समाज का एक आपका परिवार तो जो संतुष्ट है समाजवादी पार्टी से? देखिए एक मजबूरी होती है। अब चूँकि जो भी अब उनका पार्टी के साथ जुड़े हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत मसला है। देखिए जो मुस्लिम समाज में ये जो अभी बातें फैल रही हैं उसमें ये साफ उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के मुद्दे पे शांति रखी है। अब जो व्यक्तिगत उनका मसला है, आप कह रहे हैं उन्होंने वो बात कही है तो पार्टी के साथ है तो पार्टी के समर्थन में बात कर रही हैं, लेकिन जो मामला फैल रहा है, जो मुस्लिम समाज के समझ में आ रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये तमाम बातें उठ रही हैं कि आजम खान का समर्थन नहीं किया, मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के ही नेताओं ने, रामपुर के कांग्रेसी नेताओं ने ही आजम खान के खिलाफ में सारे केस दर्ज कराए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने आजम खान को सम्मान नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भाई आजम खान समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं, उसी पार्टी से जीत कर आए, उनकी बीवी जीत के आई, उनका बच्चा जीत के आया, उसी से चुनाव लड़ा, उसी सम्मान मिला, उसी से आज आजम खान हो गए। तो अगर कांग्रेस या किसी भी इंसान को ये लगता है कि साहब आजम खान को जो है सपा कुछ नहीं दे रही है, तो कांग्रेस ने क्या दे दिया मुस्लिम नेताओं को, ये सवाल तो इनसे ही पूछा जाना चाहिए ना। कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने पहला शिक्षा मंत्री बनाया, मुसलमान बनाया, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे हैं, उसके बाद से गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इतना जो सम्मान, मैं कह रहा हूँ कि राज्यसभा का जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसका आप जानते हैं कि उसका क्या प्रोटोकॉल होता है। ये भी कोई छोटा पद नहीं था, और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया, आसाम में मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बावजूद अगर ये आरोप लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, कहना चाहूँगा कि भाई उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। मैं माइनॉरिटी स्टेटस की बात करूँगा कि भाई आप जो 18% रिजर्वेशन है या फिर कोई भी ऐसा आप रिजर्वेशन की ऐसी व्यवस्था करिए जिसमें मुस्लिम समाज जो सांप्रदायिक ताकतों ने जिसको एकदम पीछे धकेल दिया हुआ है, वो किसी भी तरीके से उभर के मेंटेन कर पाए अपने आप को, वो समाज के साथ घुल मिल पाए। जो भी मुस्लिम पॉलिटिक्स है और जो मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश में है, ये किधर जा रहे हैं, किस दल को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? या कौन सा उत्तर प्रदेश में ऐसा चेहरा है जो आपको लगता है कि हाँ मुस्लिमों की रहनुमाई कर सकता है विधानसभा में और समाज के लिए अच्छा है, कुछ बताइए। अभी इस वक्त अगर मुसलमान की बात की जाए तो बहराइच देख सकते हैं कि वहाँ पे MIM जो है ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है मुसलमान के प्रति, और जगह देखा जाए तो समाजवादी भी है। तो किसको वोट मिलेगा? वोट तो वक्त आने पे पता चलेगा किसको मिलेगा, किसको क्या लगता है कि जो है आपने MIM की बात की जी, तो उनको कहाँ सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कहने का मतलब वो मुद्दा उठा रहे हैं या किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है उसके लिए लड़ रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन क्या वोट जब जनता वोट देने जाएगी तो उनको जिताएगी? वो लगते हैं कि वो जिताऊ हैं, वो सरकार में आ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ऐसा लगता है? अब तो ये जनता ही चुनेगी। अब मेरा व्यक्तिगत अगर मामला हो तो जो पार्टी मुसलमानों के हित में काम करेगी तो मैं उसे ही वोट देना चाहूँगा। उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाए मुसलमान में चुन के, तो भी ये कुछ लिहाज से ठीक रहेगा। आप युवा हैं, छात्र युवाओं के लिए क्या चाहेंगे? कोई ऐसी स्कीम बने, कोई है विचार आपके पास? जी हाँ, अगर विश्वविद्यालय का देखा जाए तो छात्रों की यूनिटी और इलेक्शन होना ये ज़रूरी है, क्योंकि छात्र भी चुनाव, छात्र अपनी बात नहीं उठा पाते हैं।